ऑप्टिमाइजेशन तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, कोड ऑप्टिमाइजेशन पहले, बट ये पीफुल ऑप्टिमाइजेशन। अब ये पीफुल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? नाम तो आपको पता ही है, इसमें ऑप्टिमाइजेशन लगा हुआ है, तो कुछ कोड होंगे जो ऑप्टिमाइज होंगे, रिड्यूस होंगे, लेकिन पीफुल क्यों लग गया? पीफुल ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है? पीफुल ऑप्टिमाइजेशन, जब हम टारगेट कोड जो हम जनरेट करते हैं और उसको हम लोकली ऑप्टिमाइज करते हैं कोड को, तो उसी को बोलते हैं पीफुल ऑप्टिमाइजेशन। इसके पहले जो हम ऑप्टिमाइजेशन लगाते थे, किस पे लगाते थे? जो हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता था उसी पे हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लगाते थे, और फाइनली कोड को हम क्या करते थे, मतलब कि इंटरमीडिएट कोड को ऑप्टिमाइज करके फिर हम कोड जनरेशन को एज एन इनपुट देते। बट कोड जनरेशन के बाद जो हमें मिलता है आउटपुट, क्या मिलता है? टारगेट कोड मिलता है। अगर उस टारगेट कोड पे ऑप्टिमाइजेशन लगाते हैं तो उसको कहते हैं हम पीफुल ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है, थोड़ा सा हम लिख देते हैं इसके बारे में। A simple but effective technique for locally improving the target code. Target code is pfold optimization. एक बात और, हम ऑप्टिमाइजेशन करने से क्या हमको बेनिफिट होता है, हम क्यों ऑप्टिमाइजेशन करते हैं? सबको पता है, कोई भी प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो उस प्रोग्राम की साइज जितनी ही छोटी होती है उतना ही उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है, कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। तो इसी वजह से हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो जो हमारा टारगेट कोड जनरेट होता है फाइनली, उसको हम इम्प्रूव करने के लिए हम टारगेट कोड में पी, जब ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो उसी ऑप्टिमाइजेशन को बोला जाता है पीफुल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इससे आपको पता ही है कोड की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आपको सबको पता है कि कभी भी अगर हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो कोई पीस ऑफ कोड है, कोई कोड है, कोई स्टेटमेंट है, अगर उसमें ऑप्टिमाइजेशन के पहले जो चीजें होती हैं, हो सकती थी उस कोड से, ऑप्टिमाइजेशन के बाद भी वो सारी चीजें होंगी। मतलब क्या है कि बिफोर ऑप्टिमाइजेशन और आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन जो दोनों कोड होंगे क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। इक्वल नहीं होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। शब्दों का हेर फेर है इक्विवेलेंट और इक्वल में। ठीक है, तो जो जो चीजें ऑप्टिमाइजेशन के पहले कोड जनरेट करता था वो सारी चीजें ऑप्टिमाइजेशन के बाद भी जनरेट करेगा। ठीक है, तो कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको हम देखेंगे अभी, एक एक करके देखेंगे। चलिए एक और इसमें लिख लें, पीफुल ऑप्टिमाइजेशन में एक चीज और, पीफुल ऑप्टिमाइजेशन इज अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ टारगेट इंस्ट्रक्शन पीफुल optimization is a top sort of sequence of target instruction that can be replaced
by shorter or faster sequence क्या है ये? सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि अगर कोई भी टारगेट इंस्ट्रक्शन हो और उसको हम किसी शॉर्टर या फास्टर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस कर दे तो वहां पे भी उसको बोलते हैं पीपल ऑप्टिमाइजेशन। जैसे सपोज स्ट्रेंथ रिडक्शन आपने पढ़ा होगा, अगर 4 इंटू आई लिखा हुआ है तो उसको हम आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई कर देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है। तो वो भी एक तरह का ऑप्टिमाइजेशन पीपल के कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका characteristics of p-fold optimization. Characteristics of p-fold optimization. क्या होता है characteristics? कुछ आप जानते भी हैं कुछ characteristics को, कुछ नहीं भी जानते हैं। नंबर 1 है redundant instruction elimination. Redundant instruction elimination. Elimination क्या है ये redundant इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन में? बेसिकली आपको एग्जाम्पल के तौर पे कल ही मैंने बताया था, ये आपका ये कोड मैंने बताया था, ये a इज इक्वल टू बी प्लस सी और d इज इक्वल टू a प्लस ई। तो इसमें दो ऐसे कोड आए थे यहाँ पे जो रेड कलर से लिखे हैं जो रिडंडेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है r0 टू a और फिर a टू r0 हो रहा है। तो इस तरह के जब भी रिडंडेंट कोड आते हैं तो उनको हम क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं। कैसे एलिमिनेट किया था कल मैंने, देखिए इस 6 स्टेटमेंट से हमने 4 स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पीपल ऑप्टिमाइजेशन में, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन, तो जो भी रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं जैसे कल लिखा था इसमें एग्जांपल के तौर पे मूव r0 कामा a, देन क्या किए थे मूव a कामा r0, ये किया था। इसमें ये दो इंस्ट्रक्शन थे, तो इन दोनों में सपोज ये आपका था इंस्ट्रक्शन नंबर 1, ठीक, और ये सपोज आपका था इंस्ट्रक्शन नंबर 2। इसमें से क्या करते हैं जब रिडंडेंट एलिमिनेशन करते हैं, इसमें से जो ये सपोज सेकंड जो स्टेटमेंट है इसको हम एलिमिनेट करें, कोई प्रॉब्लम, इसी को बोलते हैं रिडंडेंट कोड एलिमिनेशन। इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये रेड मान लो कर दिया, मतलब इसको हमने डिलीट कर दिया, एलिमिनेट। ठीक है, सेकंड आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? सेकंड आपका होता है फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन।
ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन में क्या हम करते हैं, जैसे लिखा गया है, इफ a is greater than b, sorry, a is greater than b, उसके बाद लिखा हो go to L1। ठीक, सपोज इसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स हो, ठीक, फिर लिखा गया हो L1, L1 में गए, फिर यहाँ पे L1 में लिखा हो go to L2, फिर चलो कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, फिर लिखा गया हो L2, L2 टेंड्स टू कुछ भी लिखा। तो यहाँ पे देखो आप क्या कह रहे हैं, इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कहाँ जा रहे हैं, गो टू L1, L1 पे आए तो क्या हो गया, गो टू L2, और फिर हम गो टू L2 पे आए तो फिर हमारा L2 पे, और L2 पे कोई इंस्ट्रक्शन है, सपोज मैंने डॉट डॉट कर दिया है, और L2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे अगर देखो, एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का आप लोग कंसेप्ट पढ़े होंगे, वही इसी उसी तरह की बातें हैं कि अगर a इज ग्रेटर देन b है तो गो टू L1, और L1 पे जा रहे हैं तो वहां लिखा हुआ गो टू L2, तो हम क्यों ना यहीं से डायरेक्टली इफ a इज ग्रेटर देन b हो और यहीं पे हम क्या कर दें, गो टू L2, तो बात बराबर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ L1 पे जा रहे हैं, फिर L1 क्या कह रहा है, L2 पे जाइए, तो हम क्यों नहीं इसी पे ही, जब कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो हम यहीं पे डायरेक्टली गो टू L2 कर दें। तो अगर हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, तो इसको अगर हम ऑप्टिमाइज करेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली हम L2 कर लें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे L2 कर लिए, तो अब देखिए इफ a इज ग्रेटर देन b गो टू L2, डायरेक्टली हम L2 पे आ गए, इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी सब कुछ एज इट इज है, बस यहाँ पे L1 था उसको हमने L2 कर। ठीक है, तो इस तरह से अगर चीजें हम करते हैं तो इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, क्या हो रहा था, हम दो बार किसी स्टेटमेंट को, एक L2 को एग्जीक्यूट करा रहने के लिए, L2 की वैल्यू पाने के लिए हमको दो बार एक कंडीशन, एक बार L2 से यहाँ L1 पे आ रहे थे और फिर L1 से L2 पे जा रहे थे, यहाँ पे इसको हमने ऑप्टिमाइज कर दिया, यहाँ L1 पे ना जाके डायरेक्टली हम L2 पे आ गए, इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, या फिर आप नेक्स्ट आप देखें, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। ये क्या होता है, अगर लिखा गया हो
x इज इक्वल टू x प्लस 0, या फिर लिखा गया हो x इज इक्वल टू x इंटू 1। अगर इस तरह से कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया हो, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 0, x इज इक्वल टू एस एस्ट्रिक 1, तो इसका क्या मतलब हुआ? x इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 मतलब x ही हुआ, और यहाँ x एस्ट्रिक 1 का भी मतलब x ही हुआ। तो अगर इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया हो, या तो ये दिया गया हो या तो ये दिया गया हो, तो इसको हम फाइनली इसको जो इंस्ट्रक्शन है इस टाइप के, इनको एलिमिनेट कर देते हैं, और फाइनली हम x डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि x में अगर 0 ऐड भी करोगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे r करके लिख लो, दिस r, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट अगर इस टाइप के स्टेटमेंट है, जिसको फाइनली हम एलिमिनेट करके फाइनली सिर्फ और सिर्फ x लिख सकते, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। चलिए फोर्थ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका स्ट्रेंथ रिडक्शन है, जो कि आप जानते ही हो, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसमें कुछ नया नहीं है। स्ट्रेंथ रिडक्शन में आप जानते ही हो कि एडिशन, अगर कोई मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, लिखा गया है 4 इंटू आई, तो हम उस मल्टीप्लिकेशन को आई को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको मिलेगा फाइनल वैल्यू। तो हम चाहें तो आई को 4 बार 4 टाइम्स उसको हम क्या कर दें, ऐड कर दें, आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, तो वो भी एक तरह से क्या हो जाएगा, आपका वही वैल्यू मिलेगी जो आपको मल्टीप्लाई करने में। इसी तरह से अगर हम बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन में को हम सब्ट्रैक्शन अप्लाई करके भी हम डिवीजन से जो हमको फाइनल आंसर मिलेगा वो हम पा सकते। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन और का जो स्ट्रेंथ होता है वो एडिशन से ज्यादा होता है। दूसरी बात, डिवीजन का भी स्ट्रेंथ जो होता है सब्ट्रैक्शन से ज्यादा होता है। तो हम उसके स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने के लिए इस मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन और डिवीजन की जगह हम सब्ट्रैक्शन अप्लाई करके फाइनली आंसर पाते हैं। वहां पे उसको बोलते हैं रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चाहे तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि लिख सकते हैं कि एडिशन इज cheaper than multiplication. Next, subtraction, subtraction cheaper than division, ठीक है। तो एक चीपर होते हैं, इसलिए इनको आप चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं, ये पहले बताया जाए। इसके बाद आपका नेक्स्ट है यूज ऑफ मशीन इडियम्स। यूज ऑफ machine idioms,
क्या होता है, रियल तो आप पढ़े ही होंगे, वही चीजें यहाँ पे भी हैं। अगर कहीं लिखा गया हो x इज इक्वल टू x प्लस 1, इसका मतलब क्या होता है, x की वैल्यू एक इंक्रीमेंट, तो हम, इसका मतलब होता है x की वैल्यू एक इंक्रीमेंट। अगर लिखा हो कहीं x इज इक्वल टू x माइनस 1, तो इसका मतलब क्या होता है, x की वैल्यू एक डिक्रीमेंट। तो आप जब आप टारगेट कोड लिखते हो, मतलब जो असेंबली कोड जनरेट करता है कंपाइलर, उसको चाहो तो आप x इज इक्वल टू, अगर x प्लस 1 लिखा गया है तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो INC इंक्रीमेंट x। क्यों ऐसा करते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट होता है इसकी वजह से बाई 1, INC x। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू x प्लस 1 को ना लिखते हुए डायरेक्टली अगर हम लिखते हैं INC x मतलब इंक्रीमेंट x, तो इसका मतलब भी वही होगा जो हमारा x इज इक्वल टू x प्लस 1 का। मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि x की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो रही है, x इज इक्वल टू x प्लस 1, और इंक्रीमेंट x का भी मतलब यही होता है कि x की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट। इसी तरह से अगर हम बात करें x इज इक्वल टू x माइनस 1 की, इसका मतलब भी वही होता है कि x की वैल्यू एक कम हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है, कम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी x इज इक्वल टू x माइनस 1 को हम चाहें तो DEC x कर दें। तो इसका मतलब यही होता है कि इडियम्स मतलब आप जानते ही हो ना, इंग्लिश में पढ़े होगे, वही चीज एक तरह से समझ लो यहाँ पे भी। x इज इक्वल टू x प्लस 1 जो काम करेगा वही इंक्रीमेंट INC x करेगा, x इज इक्वल टू x माइनस 1 जो काम करेगा वही DEC डिक्रीमेंट x। तो हम इसको इससे रिप्लेस कर दें, x इज इक्वल टू x प्लस 1 को इंक्रीमेंट x से, और x इज इक्वल टू x माइनस 1 को डिक्रीमेंट रिप्लेस कर दें DEC x, ठीक है। तो इस तरह से भी इसका ऑप्टिमाइजेशन हो जाए। इसके बाद आपका एक और है जो कि आप जानते ही हो, सब लोग जानते हो, डेड कोड एलिमिनेशन, चाहे तो आप, या अनरीचेबल कोड उसको बोलते हैं यहाँ पे इसकी भाषा में, अनरीचेबल कोड। अनरीचेबल कोड में क्या होता है, बेसिकली आपका अगर कोई प्रॉब्लम दिया गया है, एग्जांपल के तौर पे void add integer x, और कहा जाए रिटर्न रिटर्न x प्लस 10, और इसके बाद लिखा हो आपका printf
अगर इसके साथ लिख दिया जाए printf value of x %d is equal to comma x, इस तरह से अगर कुछ भी हो तो क्या, यहाँ पे आपका अनरीचेबल कोड का क्या यूज है, आपको एक कोई फंक्शन ऐड नाम का जिसमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है x प्लस 10, तो फाइनली हमको जो x की वैल्यू होगी उसमें 10 ऐड करके फाइनली हमको आउटपुट यहीं से मिल जाएगा। तो जो ये आपका स्टेटमेंट ये है, इसका कोई भी मतलब नहीं, अनरीचेबल है। तो इसी को हम क्या कर दें, अनरीचेबल कोड को हम चाहें तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे अभी आप अगर ऊपर देखो, एक हमने ये इसमें बताया था फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन में, जब ऑप्टिमाइजेशन ये कर दिए थे if a is greater than b go to L2 और L2 पे सीधे आ जा रहे थे, तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये L1 वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अनरीचेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि L1 पे अब हम ऑप्टिमाइजेशन के बाद पहुंच ही नहीं सकते। देखो ऐसे ही हमने जैसे बताया था आपको, कोड ऑप्टिमाइजेशन में कोई एक टेक्निक अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि एक टेक्निक ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक अप्लाई करने पे कुछ कोड रिड्यूस हुआ और उसकी वजह से फिर दूसरी भी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक बार मैंने बताया था कॉपी प्रोपेगेशन अप्लाई करने के बाद डेड कोड एलिमिनेशन हो रहा था, उसी तरह से यहाँ पे भी देखो, अगर इस तरह से अगर कोई कोड लिखा हो तो इसमें आप किसी भी स्टेटमेंट को अनरीचेबल कोड नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसमें फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन अगर आप करते हो तो इस L1 की जगह अगर हम L2 कर दें, क्यों? क्योंकि यहाँ गो टू L1 था, L1 को फिर गो टू L2 जा रहे थे, तो फाइनली हम यहीं पे L2 कर दें तो फाइनली हमको ये मिलेगा आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन। और जब हमको ये ऑप्टिमाइज होने के बाद ये मिला तो हम इसकी इसमें क्या हो गया, L1 क्या हो गया, अनरीचेबल कोड हो गया, तो चाहे तो L1 को भी रिमूव कर सकते हैं। तो उसी तरह से चीजें यहाँ पे भी होनी है, जैसे हमने कोड ऑप्टिमाइजेशन में पढ़ा था। बस चीजें थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है क्योंकि पीपल ऑप्टिमाइजेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अब तक जो हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अप्लाई करते थे वो हम इंटरमीडिएट कोड पे अप्लाई करते थे। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर प्रोड्यूस करता था, उस पे हम डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अप्लाई करके हम कोड को ऑप्टिमाइज करते थे और फाइनली हमको जो आउटपुट मिलता था ऑप्टिमाइजेशन के बाद, कोड जनरेशन पेज को कोड जनरेटर को एज एन इनपुट दिया। बट आपका पीफुल ऑप्टिमाइजेशन, इसको ये क्या है, जो हमको फाइनली टारगेट प्रोग्राम मिलता है, मतलब जो कोड जनरेशन को इनपुट मिलता था, जो आपका इंटरमीडिएट कोड जो मिलता था ऑप्टिमाइज फॉर्म में, उसको एज एन इनपुट लेते मिलता है कोड जनरेटर को, और फाइनली आपको क्या मिलता है, टारगेट कोड मिलता है। इस टारगेट कोड को भी अगर हम ऑप्टिमाइज कर दें तो उस वहां पे जो ऑप्टिमाइजेशन होती है उसको हम बोलते हैं पीफुल ऑप्टिमाइजेशन। कभी कभी ये शॉर्ट नोट्स में पूछ देता है, इस वजह से हमने इसको बताया। ठीक है, तो आपका पीफुल ऑप्टिमाइजेशन में बस इतना ही है।